अब मैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करूंगा। मान्यवर, इस देश में न्याय प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा है तो गरीबों के लिए तो आर्थिक बाधा है, मगर हमारे संविधान ने इसकी योजना बनाई। गरीब से गरीब व्यक्ति को शासन के द्वारा वकील भी दिया जाता है, न्याय भी मिलता है, परंतु न्याय मिलता ही नहीं। कल ही मुझे माननीय रक्षा मंत्री में बिल पेश कर रहा था, बता रहे थे 2003 में कोई एक्सीडेंट हुआ था, इसका साक्षी का सेवन 2023 में कल ही माननीय रक्षा मंत्री जी के साथ आया। सजा कब होगी वो तो अभी किसी को मालूम नहीं। माननीय सालों के सालों तक तारीख पे तारीख पढ़ते रहते हैं। पुलिस न्यायपालिका को दोषित करती है, सरकार पुलिस और न्यायपालिका दोनों को दोषी करते हैं, और पुलिस और न्यायपालिका बैठती है तो सरकार को दोषित करती है। सब एक दूसरे के पीछे कानून का सहारा लेकर हमने इस कानून में ढेर सारी चीजों को हमने स्पष्ट कर दिया। मैं इसको बहुत बारीकी से बताना चाहता हूं मान्यवर, क्योंकि ये समझना कानून बनाने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मान्यवर, पुलिस द्वारा दंडित कार्यवाही सीआरपीसी में कोई समय निर्धारित नहीं। आप एक कंप्लेन देते हो, इसका संज्ञान वो 10 साल के बाद भी ले सकते हैं। अब 3 दिनों के अंदर ही एफआईआर दर्ज करनी होगी अगर प्राथमिक जांच होगी, इसको कंपलसरी कर दिया। और 3 से 7 साल की सजा के मामले में 14 दिनों के अंदर प्रारंभिक जांच, आरोप सही है या गलत है, इसका प्रारंभिक जांच देकर एफआईआर करनी पड़ेगी। तो ज्यादा से ज्यादा आप 14 दिन तक प्रारंभिक जांच कर सकते हो, और छोटी सजा है तो 3 दिन के अंदर ही एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी। सबसे पहली न्याय में समय की कटौती यहां होगी। अब जांच रिपोर्ट जो जिला मजिस्ट्रेट को भेजना है, इसके लिए भी कोई समय के प्रावधान नहीं था, हर कर दिया। अब 24 घंटे में तलाशी रिपोर्ट के बाद 24 घंटे में उसको न्यायालय के सामने रख दिया जाएगा, आप उस पर बैठ नहीं सकते हो। मेडिकल प्रैक्टिशनर और चिकित्सा जांच की रिपोर्ट, मेडिकल हुआ, कोई समय मर्यादा नहीं। जब उसकी आत्मा कहेगी, जब उनको समय होगा, सारी परेशानियों से वो मुक्त होगा जाए, तब देंगे। अब हमने बिना किसी देर से बलात्कार पीड़िता की रिपोर्ट को भी 7 दिन के अंदर पुलिस थाने में और न्यायालय में डायरेक्ट भेजने का काम हमने यहां निश्चित किया। मान्यवर, पहले चार्जशीट का समय नहीं, 60 से 90 दिन में चार्जशीट करने का एक कानूनी प्रोविजन था, परंतु री इन्वेस्टिगेशन, मेरी जांच चालू है, ऐसा कर सालों सालों तक चार्जशीट लटकाए जाते थे, केस लटकाए जाते थे और लोग केस से परेशान होते। हमने कह दिया कि 60 से 90 दिन का जो समय था वो तो रहेगा, और 90 दिन के बाद और 90 दिन तक ही फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर पाओगे। अगर 90 दिन के बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है तो कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा। चार्जशीट को आप 180 दिन के बाद पेंडिंग नहीं रख सकते हो। ये हमने प्रोविजन कर ट्रायल जल्दी हो इसके लिए शुरुआत कर दी। मान्यवर, इसके बाद मैजिस्ट्रेट के समय कब कार्यवाही शुरू होगी, मैजिस्ट्रेट के समय समक्ष, इसकी भी समय मर्यादा थी। अब मैजिस्ट्रेट साहब के साथ हमने बाध्य कर दिया है कि 14 दिनों के अंदर इसका संज्ञान आपको लेना ही पड़ेगा और कार्यवाही चालू, इसको लटका नहीं सकते। तो जो हमारे यहाँ बहुत सारी फरियाद आती है, सच्चा झूठा भगवान जाने, 12 बजे तक कोर्ट चलती है, 12 बजे के बाद कुछ नहीं चलता है। अब अगर 14 दिनों में संज्ञान लेना है तो कोर्ट को इसको समाप्त कर ही जाना पड़ेगा। और आरोपी द्वारा आरोप मुक्त होने का जो निवेदन है वो भी 60 दिन के अंदर ही करना पड़ेगा। पहले क्या करते थे, एक केस में 25 आरोपी, तो एक के बाद एक 25 लोग लिंगरिंग रूप से एक्विटल का अपील करते ही जाते थे और 10 साल तक मुकदमा चलता नहीं था। अब जिसको भी करना है 60 दिन के अंदर करना है और 60 दिन में न्यायाधीश ने इस पर सुनवाई करनी, तो ज्यादा से ज्यादा 120 दिन में केस ट्रायल पर आएगा। प्ली बार्गेनिंग के लिए भी समय नहीं था, अब तय कर दिया है। आरोप तय करने के 30 दिन के अंदर ही आप आपके गुनाह को स्वीकार कर लोगे तो सजा कम होगी। प्री बार्गेनिंग 30 दिन के अंदर समाप्त करना पड़ेगा। ट्रायल की प्रक्रिया में कागज रखने का भी कोई प्रोविजन नहीं था। अब हमने दस्तावेजों की प्रक्रिया कंपलसरी 30 ही दिन में पूरा करने का प्रोविजन कर दिया है, उसमें आप देरी नहीं कर सकते। मान्यवर, ट्रायल इन एब्सेंसिया का भी प्रोविजन किया है। कुछ लोग इस पर आपत्ति ले सकते हैं, मगर मैं
आज कहना चाहता हूं, इस देश में ढेर सारे मुकदमे, देश को हिला देने वाले मुकदमे, चाहे बम्बई बम ब्लास्ट हो या कोई, और वो लोग पाकिस्तान में या कहीं और देशों में शरण लेकर बैठे हैं, ट्रायल नहीं चलती है। मान्यवर, अब इनके यहां आने की जरूरत नहीं है। 90 दिन के अगर वो कोर्ट के सामने नहीं आते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में ट्रायल होगी, एक सरकारी वकील उनकी पैरवी करेगा, फांसी भी होगी, जन्मटिप भी, और जिससे वहां से वापस लाने की प्रक्रिया बहुत जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि वो सजा प्राप्त व्यक्ति किसी दूसरे देश में तो स्टेटस बहुत बदलता है। जमानत के लिए भी हमने कर दिया है कि लंबे समय तक किसी को जेल में नहीं रख सकते। पहली बार अपराध करने को 1/3 सजा का जो प्रोविजन है, 1/3 अगर अंडर ट्रायल कर लिया तो इसको मुक्ति दे सकते हो, और बाकी सभी मामलों में 1/2 किया है जो गंभीर प्रकार के हत्या, डकैती, ऐसे मामले हैं। जजमेंट सालों सालों तक, महीनों तक नहीं आता था, अब हो गया है कि मुकदमे की समाप्ति के बाद जज साहब को 45 दिन के अंदर ही जजमेंट देना पड़ेगा, वो इससे ज्यादा लेट नहीं कर। मान्यवर, जजमेंट और सजा के बीच में भी बहुत बड़ा समय था, उसका भी समय निर्धारित कर दिया है, और सजा निर्णय देने के 7 दिन के अंदर ही सुना देनी पड़ेगी, उसको आप लिंगरिंग नहीं कर सकते। मान्यवर, फिर दया याचिका के मामले आते थे, सालों तक दया याचिका करते ही नहीं, और दया याचिका कोई एनजीओ करता था, कोई दूर दूर के लोग करते थे, जिसका कोई दया तो वही मांग सकता है जिसको दंड मिला है, दया मांगने का अधिकार और किसी को नहीं। मान्यवर, उच्चतम न्यायालय की अपील खारिज करने के 30 दिन के अंदर ही दया की अर्जी करनी पड़ेगी, बाद में आपको इसका अधिकार नहीं रहेगा। राज्यपाल, सरकार, सबके लिए यस और नो कहने का समय का प्रावधान भी इसमें हमने मान्यवर तय कर दिया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी इसमें ढेर सारे प्रावधान किए मान्यवर। ई एफआईआर से अगर किसी को सबसे बड़ा राहत मिलने वाला है तो महिलाओं को मिलना है। किसी भी महिला के लिए अपने खिलाफ हुए अपराध को किसी के सामने वर्णन करना मान्यवर बड़ी संकोच की बात होती है। आज ई एफआईआर से हर कोई कर सकता है, मगर कोई भी महिला थाने पर एफआईआर करा सकती है, उसका संज्ञान भी लिया जाएगा और 2 दिन के अंदर ही घर पर आकर इसका जवाब लेने की व्यवस्था महिला पुलिस के साथ इस कानून के तहत। नए विधेयक के अंदर ई एफआईआर का जो हमने जिक्र किया है, इससे ढेर सारे फायदे होने वाले हैं। समय पर ट्रायल और स्थगन दोनों को हमने मान्यवर बहुत तवज्जो देकर इसको कठोरता के साथ कम करने का प्रावधान किया है। टेक्नोलॉजी का उपयोग भी कई जगह पे हमने पुलिस के अधिकारों के दुरुपयोग को कर्टेल करने के लिए किया है। क्राइम सीन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, ये तीनों चरण में हमने टेक्नोलॉजी के उपयोग को तवज्जो दी है। पुलिस जांच में पारदर्शिता और जवाबदेही इससे निश्चित रूप से सुनिश्चित तो होगी ही होगी, परंतु सबूतों की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। विक्टिम और आरोपी दोनों के अधिकारों की रक्षा होगी। मान्यवर, एफआईआर से केस डायरी से चार्जशीट, वहां से जजमेंट तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने का हमने कानूनी प्रावधान इस कानून के अंदर लेकर आए। एविडेंस, तलाशी और जब्ती तीनों में वीडियो रिकॉर्डिंग की हमने कंपलसरी प्रोविजन किया है। कोई भी घर पे जाकर पुलिस जब्ती करती है तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाएगा, एविडेंस कलेक्ट करते हो उसका भी हो जाएगा और तलाशी का भी हो जाएगा। इससे कोई किसी को फ्रेम करने की संभावनाओं पर बहुत बड़ी कमी आ जाएगी। और बलात्कार के मामले में भी पीड़ित का बयान कंपलसरी करने का निर्णय नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, वो लेना ही पड़ेगा। ऑनलाइन बयान लेना पड़ेगा, इसका रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, जिससे वगदार आदमी आने के बाद वो बयान को बदलवा नहीं सकता। दूर दूरस्थ के गांवों में बयान तो ले लीजिए जाते हैं, मगर जब मालूम पड़ता है कि बलात्कार किसने करा है तो बयान को बदल भी दिए जाते हैं।
अब ऑनलाइन बयान लेना है और इसकी 3 कॉपी 3 जगह पे, एक हॉस्पिटल में, एक पुलिस थाने पर और एक न्यायाधीश के यहाँ 24 घंटे में पहुंचानी है, जिससे बदलने में बहुत बड़ी दिक्कत होगी। मान्यवर, इसके साथ साथ हमने फोरेंसिक के उपयोग को भी बहुत महत्व दिया है। दुनिया भर के अदालतों का अगर विश्लेषण करते हैं तो हमारे यहाँ सजा कराने का दर बहुत कम है। इसको अगर बढ़ाना है तो साइंटिफिक एविडेंस पर थ्रस्ट देना पड़ेगा। इसलिए ये बिल के अंदर क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन में सुधार करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन साइंटिफिक पद्धति से हो इसलिए, और 90% का कन्विक्शन रेट का लक्ष्य रखते हुए हमने एक प्रावधान किया है कि 7 साल से ज्यादा सजा जिस गुना में है वो सभी में एफएसएल टीम के विजिट को कंपलसरी कर दिया गया है, जिससे एफएसएल की विजिट। मान्यवर, कई लोग कहते हैं कि कब होगा, मैं बताता हूं। नरेंद्र मोदी सरकार टुकड़े टुकड़े में नहीं चलती। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई, फिर प्रधानमंत्री बने तब नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई, और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में अब तक लगभग एनएफएसयू के 7 परिसर और 2 ट्रेनिंग एकेडमी खुल चुके हैं 9 राज्यों में। और 5 साल के बाद मैं देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, हर साल 35,000 फॉरेंसिक एक्सपर्ट यहां से बाहर निकलेंगे जो इस हमारी रिक्वायरमेंट को। तब तक हमने फॉरेंसिक मोबाइल वान का भी प्रोविजन कर दिया है और फॉरेंसिक को आउटसोर्स करने के लिए भी रूल्स बनाए हैं मान्यवर। और दिल्ली में इसका ये जो 7 साल वाला प्रोविजन है, इसका ट्रायल भी शुरू हो गया है और बहुत उत्साहजनक परिणाम हमें मिले हैं मान्यवर। और इसको तभी राज्यों द्वारा नोटिफाइड कर दिया जाएगा जब राज्य के अंदर फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संपूर्ण रूप से बन जाएगा। इसमें हमने पुलिस स्टेशन, तहसील, जिला और पूरा राज्य चारों को नोटिफाइड करने की योजना बनाई है। मानो एक शहर में फॉरेंसिक की व्यवस्था हो गई तो वो शहर को नोटिफाइड कर सकते हैं, कंपलसरी हो जाएगा। एक क्षेत्र में हो गई तो क्षेत्र में करेंगे, एक जिले में हो गई तो जिलों को करेंगे, और जब सब समाप्त हो जाएगा तब पूरे राज्य को नोटिफाइड करेंगे। और इसके माध्यम से सजा कराने की बहुत बड़ी क्षमता प्रोसिक्यूशन की बढ़ेगी। मान्यवर, लगभग 2000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने इसके लिए राज्यों को दिया है और 30 राज्य और संघ क्षेत्रों ने इसका काम भी चालू कर दिया है। और हम 6 अत्याधुनिक सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भी बना रहे हैं। मान्यवर, 0 एफआईआर, कई लोग कहते हैं कि 0 एफआईआर पहले से थी, लेना कंपलसरी नहीं था। आपको कोई भी व्यक्ति ना बोल सकता, इसकी कोई कानूनी धारा भी नहीं थी जिससे इसकी पुष्टि हो जाए। अब विक्टिम कोई भी पुलिस स्टेशन में जाएगा, कहीं पर भी रहता हो, इसकी एफआईआर लेकर 24 घंटे में इसके कंसर्न पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कंपलसरी करनी पड़ेगी। ये 0 नंबर की एफआईआर विक्टिमों के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होने वाला है, क्योंकि दबंग ध्यान पुलिस स्टेशन का ही रखता है कि मेरे खिलाफ फरियाद लिखवाने गए या नहीं गए, वो ध्यान रखता ही रह जाएगा। किसी भी थाने में एफआईआर रजिस्टर हो जाएगी, ऑनलाइन एफआईआर रजिस्टर हो जाएगी और उसको बुलाना पड़ेगा। इसके साथ साथ प्रत्येक जिले में और प्रत्येक थाने में एक पुलिस अधिकारी को हमने पदनामित किया है, जो कोई भी आएगा तो गिरफ्तारी में जो लोग हैं इसकी सूची उसको बतानी पड़ेगी। तो मेरा रिलेटिव अगर कोई थाने में गिरफ्तार है तो पुलिस ने मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अज्ञात स्वरूप से किसी को अनऑथराइज कब्जा रखकर नहीं रह पाएंगे। पुलिस अधिकारी ने 90 दिन के भीतर विक्टिम को जांच की प्रोग्रेस पत्र से या तो डिजिटल माध्यम से देना होगा। यौन हिंसा के माध्यम से पीड़िता का बयान महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रिकॉर्ड करना है। अगर वो नहीं उपलब्ध है, ज्यादा इंजर्ड हुए हैं, तो महिला पैरा मेडिकल स्टाफ की उपस्थिति में इसको दर्ज किया जाएगा। यौन उत्पीड़न के बयान को यही है जो मैंने कहा, और जहां तक हो सके बयान रिकॉर्ड करते वक्त इसके माता पिता या अभिभावक को भी उपस्थित रखने का प्रयास किया जाएगा। हमने बहुत सारे सरलता लाने के लिए भी प्रयास किया है, जैसे समरी ट्रायल में अब तेजी आ जाएगी। पहले 2 वर्ष तक थे, अब 3 वर्ष तक कर दिए हैं।
कम गंभीर मामलों में अब समरी ट्रायल हो जाएगा तो ट्रायल जल्दी होगी। सिविल सर्वेंट के विरुद्ध प्रोसिक्यूशन, जो सरकारी अधिकारियों के खिलाफ गुना रजिस्टर होते थे, उसको मंजूरी की जरूरत होती थी। सालों सालों तक बाबू मंजूरी देने ही नहीं देते थे। अब अगर 120 दिन में रिजेक्शन नहीं आता है तो उसको मंजूरी मानकर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ केस चला लिया जाए। तो अब इस पर कोई बैठ नहीं सकता। सिविल सर्वेंट एक्सपर्ट पुलिस अधिकारी, उसको जवाब देने के लिए ट्रांसफर होते रहते, मान्यवर प्रमोशन होते रहते हैं। जब डीजी बनते हैं तब डीएसपी के जवाब देने जाने। अब वो ही पद पर बैठा हुआ व्यक्ति फाइल के आधार पर जवाब देगा, वो व्यक्ति को आने की जरूरत नहीं है। और कोर्ट को अगर जरूरत लगे कि तो ऑनलाइन इसकी गवाही लेने का प्रावधान भी मान्य हमने कर दिया। जमानत और बॉन्ड को सुस्पष्ट नहीं किया गया था, अब हमने जमानत और बॉन्ड को सुस्पष्ट कर दिया है। घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की की भी हमने यहां पर प्रावधान कर दिया। मान्यवर, कोई अपराधी न्याय की शरण में आता ही नहीं, भाग जाएगा और सालों सालों तक केस लंबित रहेंगे। केस तो चलेंगे इसके अनुसार, मगर उसकी संपत्ति की कुर्की भी की जाएगी। और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित करने के लिए 10 वर्ष या अधिक की सजा या आजीवन कारावास या मृत्युदंड, इसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जाएगा। पहले केवल 19 अपराधों में ही भगोड़े घोषित कर सकते हैं थे, अब 120 अपराधों में भगोड़े घोषित करने का हमने प्रावधान किया, जिससे देरी न हो। और उसमें बहनों पर अत्याचार का भी मामला हमने ले लिया है। मान्यवर, सबसे बड़ा जो मैंने कहा, ट्रायल इन एब्सेंशिया, कुछ सदस्यों ने इसके खिलाफ थोड़ा आवाज भी उठाया है, ज्यादातर तो बाहर थे तो बहुत नहीं उठ पाए, वरना तो हर एक बोलता। मगर मैं ये पूछना चाहता हूं मान्यवर, गुनाह कर जो देश के बाहर भाग गए हैं, इनके प्रति क्या सिंपत्ति है आपकी भाई? मुझे बताइए तो। सैकड़ों लोग बम धमाके में मार दिए जाते हैं। कश्मीर में आतंकवाद कर पैदल चलकर पाकिस्तान में छुप जाते हैं। क्या इनको सजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मेरा बहुत साफ क्वेश्चन है। क्या सिंपत्ति है आपकी इसकी? अब नहीं बख्शा जाएगा, आप आओ ना आओ, आपको सजा भी होगी और आपकी संपत्ति भी होगी। ये देश ऐसे नहीं चल सकता। और अगर न्याय ही चाहिए तो कानून की शरण में आइए। भारत के संविधान में हर गरीब से गरीब व्यक्ति और हर पीड़ित से पीड़ित व्यक्ति की न्याय की सुविधा है। न्याय मिलेगा, मगर मालूम है न्याय में सजा ही मिलने वाली है, इसलिए आप देश के बाहर भाग जाओगे और ट्रायल नहीं चलेगा, ऐसा अब नहीं चलेगा। इसको भी हमने यहां पर डाला है। मान्यवर, अंडर ट्रायल कैदी के लिए 1/3 कारावास काट चुका है, तो इसकी जमानत का हमने प्रोविजन कर दिया है। और जहां विचाराधीन कैदी है और गंभीर गुना है, वहां आधे पर इसका अधिकार बनाया है। नई विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम को लेकर आए हैं। हर राज्य ने इसको घोषित करना पड़ेगा। और घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की का भी हमने प्रावधान मान्यवर इसके अंदर किया है। सजा की माफी को भी हमने तर्कसंगत बनाने का प्रयास। मृत्यु की सजा है तो ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास हो सकता है, इसके नीचे माफी नहीं हो सकती। आजीवन कारावास है तो 7 साल की अवधि तक ही सजा भोगनी ही पड़ेगी, और 7 वर्ष या उससे अधिक सजा है तो कम से कम 3 साल जेल में रहना पड़ेगा। कोई जेल में गया और अपने रसूख का उपयोग कर 1 साल में कितना भी गंभीर गुनाह हो बाहर आ जाएगा, ऐसा अब नहीं होगा। इसको हमने सुनिश्चित कानून के अंदर भी कर दिया है। अपराध की आय, अगर आर्थिक अपराधी है और अपराध से आय कर संपत्ति जब्त की है तो उसको भी अब न्यायालय राज्य साथ करेगा, उसको ही हराजी कर उसको राज्य के खजाने में डाल दिया जाएगा। और संपत्तियों के निपटान के लिए भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। हम सब लोग सार्वजनिक जीवन के कार्यकर्ता हैं, अनेक स्तर पर राजनीति में काम करते करते आए हैं, सैकड़ों बार पुलिस थाने गए होंगे। मानिए बाहर आप जाएंगे तो चोरी की हुई ऑटो पड़ी होती है, ढेर सारी साइकिलें पड़ी होती है, शराब का ट्रांसपोर्टेशन करने वाला टेम्पो पड़ा होता है, और वो टेम्पो का तो कई बार हमसे ज्यादा आयुष्य होता है। 1950 में पकड़ा, मगर केस पड़ा रहा है तो पूरा एक बड़ा मैदान पुलिस स्टेशन का परेड का इसी संपत्तियों से लिप्त हो जाता है। मानिए, और हमने कह दिया है
कि देश के पुलिस स्टेशनों में बड़ी संख्या में जो संपत्तियां पड़ी है, अदालत के मजिस्ट्रेट को इसकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कर अदालत की सहमति से 30 दिनों के भीतर भी इसको बेच दिया जाएगा, हराजी कर दी जाएगी और पैसे कोर्ट केस में होंगे, तो सारे पुलिस स्टेशन साफ हो जाएंगे। तकलीफ तो होगी कुछ लोगों को, मगर उसका रास्ता मेरे पास नहीं है मान्यवर। कब तक 20-20 साल तक, और वो व्हीकल भी किसी के उपयोग का नहीं रहता, वो मालिक को वापिस भी मिल जाए तो कोई इसका फायदा न उठा पाए। इस तरह से हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ढेर सारे बदलाव किए मान्यवर। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को हमने दस्तावेज की परिभाषा में शामिल कर दिया है। अब किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को दस्तावेज माना जाएगा। पेन ड्राइव के अंदर चार्जशीट दिया जाएगा, पेन ड्राइव के अंदर कोर्ट को भी चार्जशीट दिया जाएगा, पेन ड्राइव के अंदर विक्टिम को भी दिया जाएगा, लॉयर्स को। इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त बयान साक्ष्य की परिभाषा में शामिल कर दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मानने के लिए अधिक मानक जोड़े गए हैं और इसकी उचित कस्टडी, स्टोरेज, ट्रांसमिशन और ब्रॉडकास्ट, इसके लिए भी कानूनी जामा पहनाकर एक प्रक्रिया सुनिश्चित कर दी गई है। मान्यवर, दस्तावेजों की जांच करने के लिए मौखिक और लिखित स्वीकृति के लिए एक कुशल व्यक्ति के साक्ष्य को शामिल करने का हमने कंपलसरी किया है। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की कानूनी स्वीकार्यता अब पहली बार कोर्ट में कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जमा करने के लिए प्रमाण पत्रों को भी अनुसूची में जोड़ दिया गया है। इसके लिए हमने ढेर सारी भय स्थानों के लिए भी बड़ी एक्सरसाइज की। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साइबर क्राइम के एक्सपर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक मामलों के एक्सपर्ट्स, बीपीआरएनडी और गृह मंत्रालय के अधिकारियों की एक टीम ने महीनों तक काम कर कुछ अनुभवी न्यायाधीशों से भी परामर्श कर इस पूरी प्रक्रिया को चिन्हित कर दिया गया। माननीय, मैं इतना सुनिश्चित कह सकता हूं कि जब इसका संपूर्ण अमल देश के हर थाने में हो जाएगा, मान्यवर, हमारी न्यायिक प्रक्रिया दुनिया में सबसे आधुनिक में आधुनिक न्यायिक प्रक्रिया भारत में। मान्यवर, इसका पूरा प्रोविजन इसके अंदर किया है। उसको भी पुलिस स्टेशन, तहसील, जिला, कमिश्नरेट और स्टेट लेवल पर नोटिफाइड कर सकेंगे। जैसे जैसे थाने क्लियर करते जाएंगे हम इसको मान्यवर आगे बढ़ाते। और हमने अब तक ICGS के माध्यम से मान्यवर ढेर सारे पुलिस स्टेशन 97% पुलिस स्टेशनों को कंप्यूटराइज करने का काम समाप्त कर दिया है। अदालतों का भी आधुनिकीकरण हो रहा है और ICGS के माध्यम से फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, थाना, गृह विभाग, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ऑफिस, जेल और कोर्ट, ये सबको एक ही सॉफ्टवेयर के तहत ऑनलाइन करने का काम भी लगभग देश में समाप्त होने के कगार पर है। और इसके माध्यम से ढेर सारी देरी से हमारे जो न्याय मांगने के लिए जाने वाले नागरिक हैं उनको राहत मिलेगी और न्याय जल्दी से मिलेगा। मान्यवर, इसके साथ हमने स्मार्टफोन, लैपटॉप, मैसेजेस, वेबसाइट और लोकेशनल साक्ष्य को सबूत की परिभाषा में शामिल किया है। आरोपियों, विशेषज्ञों, पीड़ितों इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कोर्ट के सामने उपस्थित होने की अनुमति दी है और इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को स्वीकृतता को इसकी एनफोर्समेंट करने के लिए भी पूरी प्रक्रिया को हमने कानून के अंदर जगह दे दी है। और इसके माध्यम से FSL यूनिवर्सिटी उचित समय पर इसमें जो नई तकनीक आती जाएगी इसको भी समाहित करने का सुझाव समय समय पर देती जाएगी, इसको हम समाहित करेंगे।